बाकी दोस्तों मैं यही बोलूँगा, हार्ले ले लो, ट्रायम्फ ले लो, गाड़ी ले लो, एरोप्लेन ले लो, जो मन में आए वो ले लो, पर मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए मत लो। सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है X440 का, अनमिसेबल है, प्लीज़ वो देखिएगा ज़रूर। और अगर देख लिया है तो लेट्स कंटिन्यू दिस पार्ट। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो इसके बेसिकली 3 मोटे मोटे कारण हैं। पहला, कि आपको कोई बाइक एक पसंद है, पर हार्ले डेविडसन X440 भी लॉन्च हो गई है और आपको बस ये लगता है कि ये बाइक खराब है, और आपने बस अपना एक दिमाग या अपना मन बना लिया है कि ये बाइक खराब है और जो आपने चूज़ करी है बाइक वो ही अच्छी है। तो आई होप आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो में भी मैं इस बाइक की अगर बुराई करूं तो शायद आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको लगेगा कि जो आपने बाइक चूज़ करी है वही बढ़िया है और ये बेकार बाइक है। दूसरे वो लोग हो सकते हैं कि जिनको ये बाइक ही पसंद है और उनको यही बाइक लेनी है, पर वो चाह रहे हैं कि कोई और लोग भी उस पर मोहर लगा दें, या मैं उसकी तारीफ़ कर दूं, या मैं उसके बारे में इतना कुछ अच्छा बोल दूं, या वो सब चीज़ें बोल दूं जो आप सुनना चाह रहे हैं। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, अब मैं ये बाइक ले सकता हूँ, ठीक है। और एक होते हैं तीसरे। अब तीसरे जो होते हैं वो होते हैं जो ओपन माइंड से आए, उनका कोई एक ये नहीं है कि मुझे यही लेनी है, मुझे वही लेनी है। वो एक ओपन माइंड से आए हैं, वो अलग अलग बाइक के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ को जानना चाह रहे हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है, वो क्या क्या कर सकती है। मतलब एक ओपन माइंड है, कोई प्री डिफाइंड नहीं कि ये बाइक सही है ये बाइक खराब है। ओपननेस से आए हैं। 3 लोग हैं जो इस वीडियो पे आए होंगे। आप कौन से हैं वो शायद आपको पता हो तो अच्छी बात है। नाउ हम दोनों एक ही पेज पे हैं। एटलीस्ट हमने एक क्लैरिटी, जो बीच में एक डस्ट थी वो मैंने क्लियर कर दी कि हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। आई डोंट नो मैं इन तीनों में से किसको खुश कर पाऊंगा, किसको दुखी कर पाऊंगा, या जो भी है वो देखते हैं। पर आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड द कंटेंट। दोस्तों, ये जो बाइक बनाई है हार्ले डेविडसन ने X440, ये इन्होंने मासेस के लिए बनाई है। मासेस के लिए बनाई कि मतलब कि काफ़ी लोगों ने सब ले पाए, मतलब उस टाइप से। मतलब इट्स नॉट कि एक महंगी बाइक है कोई कोई ले सकता है। सस्ती बाइक बनाई है कि जिसे वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिसे कहते हैं बाइक फॉर द मासेस। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि लोग ये बाइक्स लें, अपनी ड्रीम्स, अपना सपना पूरा कर पाएँ। जिनको होता है कि यार हार्ले डेविडसन की एक बाइक लेनी है, वो लेगेसी जो है वो ले पाएँ, तो वो सब आपका सपना पूरा हो जाए। और दूसरा जो कंपनी के लिए है कि वो भी सर्वाइव कर पाएँ इस मार्केट में, क्योंकि जो सिर्फ महंगी बाइक्स होती हैं उससे क्या होता है कि इतना बड़ा बिजनेस चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दे वांट सम बाइक्स जो मासेस के लिए हो, पर स्टिल उसमें हार्ले डेविडसन का डीएनए हो और वो लोगों को पसंद आए और उनमें वो लेगेसी दिखे हार्ले डेविडसन की। दोनों का अपना अपना फ़ायदा है, कंपनी का भी फ़ायदा है और कस्टमर्स का भी फ़ायदा है। और जब हमने मासेस की बात ही कर दी है, तो जो कॉमनली लोगों में दिक्कतें होती हैं, कॉमनली लोग इस बाइक के बारे में, किसी भी बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, उन टॉपिक से पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले कितने की है। कितने की है वो मैंने आपको ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। 2.29 से स्टार्ट होती है, 3 मॉडल है और 2.69 का टॉप मॉडल है, और ये तीनों एक्स शोरूम है। इसके बाद प्राइसेस जब आप ऑन रोड होंगे तो थोड़े से ज़्यादा होंगे इससे। ये एक्स शोरूम प्राइसेस है। ये तो हो गया कितने की है। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, कितना देती है। कितना देती है मतलब कि इसका एवरेज क्या है। कंपनी बोलती है 35 किलोमीटर प्रति लीटर। मैंने जितनी बाइक चलाई, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है अगर आप तमीज़ से चलाओगे, ढंग से चलाओगे, प्रॉपर गियर चेंज होता है, पूरा भगाओगे नहीं, मतलब थ्रॉटल पूरा खोल रखा है, ढंग से चलाओगे बाइक, तो इतना आपको एवरेज ये दे देगी। और शायद ज़्यादा भी दे दे, पर वो आपकी राइडिंग के ऊपर है, और शायद कम भी दे दे, वो आपकी राइडिंग के ऊपर है। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, कितने सीसी का इंजन है। ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है जब ऐसी थोड़ी सी फैंसी बाइक लोग देखते हैं तो बोलते हैं कितने सीसी का इंजन है। 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर, ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड एंड लॉन्ग स्ट्रोक इंजन ये है 440 सीसी। उसके बाद एक और चीज़ जो
जनरली लोगों में होती है कि भैया सर्विस सेंटर कहाँ है इसके, सर्विस कराने कहाँ जाएंगे, इस बाइक को तो ले लेंगे हम। सो जो मैं आपको ऑफिशियली स्टेटमेंट बता रहा हूँ, जो मेरे हार्ले डेविडसन पे काफ़ी सीनियर लेवल पे जो मेरी बात हुई, एंड ऑफ द ईयर 100 सर्विस सेंटर्स, स्टोर्स इस बाइक के ऑल ओवर इंडिया खुलने वाले हैं। काम ऑलरेडी चल रहा है एंड दैट इज़ द स्टोरी एंड दैट इज़ अ गुड नंबर। और 100 में मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े शहर तो कवर हो ही जाएंगे, बी टाउन्स भी काफ़ी कवर हो जाएंगे एंड धीरे धीरे आई थिंक ये बढ़ेंगे ही। जब सेल्स बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेंगे, पर एंड ऑफ द ईयर 100 सर्विस सेंटर्स वुड बी देयर। उसके बाद सर्विस सेंटर तो ढूंढ लिया, पर अब ये भी बता दो कि सर्विस कॉस्ट कितनी आएगी और कितनी बार बार सर्विस करानी पड़ेगी। तो देखो, सर्विस इंटरवल जो इस बाइक का है वो है 10,000 किलोमीटर, ठीक है। और जो सर्विस कॉस्ट है, जो मेरी बात हुई, वो अराउंड जो रॉयल इनफील्ड की सर्विस कॉस्ट है उसके आसपास ही रहेगा। थोड़ा सा प्रीमियम होगा कि आई थिंक अगर इनफील्ड की सर्विसिंग अगर 4-5 हज़ार में हो रही है तो ये शायद 6-6.5 हज़ार में हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, पर स्टिल प्रीमियम ब्रांड है तो उस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, पर नथिंग टू मच बिग डिफरेंस। अब उसके बाद सर, जब इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि डेली यूज़, मतलब एक होता है ना जब मासेस ले रहे हैं, अब हर कोई लद्दाख तो नहीं जा रहा है इस बाइक को लेके और हर कोई इसे लेके घूमने तो नहीं जा रहा है, वंस इन अ ब्लू मून जाएंगे। पर जनरली अगर कोई बाइक ले रहा है तो डेली यूज़, अपना ऑफिस जाना है या आसपास जाना है, उसके लिए इस बाइक के बारे में अगर आप बताओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं डिटेल में डेली यूज़ को लेके। सो जब हम डेली यूज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लच की, क्योंकि क्लच एक ऐसी चीज़ है जो आप बार बार दबाओगे जब आप ट्रैफिक में होते हो। गियर चेंज करना इज़ अमेजिंग, बहुत ही स्मूथ गियर चेंजिंग है। और अगर मैं क्लच की बात करूँ तो क्लच भी काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब एक्चुअल में काफ़ी सॉफ्ट है। तो क्लच अगर हार्ड होगा तो दिक्कत होगी। सो इसका जो क्लच है वो हार्ड की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही है, सॉफ्टर साइड ही है। मेरे पास कावासाकी वर्सेस 650 में चलाता हूँ और मैं सुजुकी की वी स्टॉर्म 250 चलाता हूँ। उससे पहले मैंने और भी बाइक्स चलाई हैं जो मेरे पास थी, उन सबको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो क्लच है वो सॉफ्टर साइड ही है, आपको उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद जो दूसरी सीट है, दूसरा चीज़ अगर डेली यूज़ की बात करूँ वो है इसकी सीट बहुत ही अच्छा कुशन है, एक्चुअली बहुत ही अच्छा कुशन है। मेरे इनफैक्ट वर्सेस और वी स्टॉर्म 250 से दोनों से जो कुशन लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सीट बहुत अच्छी है। और जो सीट का डिज़ाइन भी है वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रेट है, तो इसमें जब आप बैठे होते हो तो आगे की तरफ नहीं खिसकते हो, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैं इसको चला रहा था। सो दोस्तों, मैं फिल्म की तरह पीछे बैठा हूँ और देख रहा हूँ कितना अच्छा फील होता है हार्ले 440X पे। जगह तो काफ़ी है पीछे, मतलब मैं बहुत पतला इंसान नहीं हूँ, अच्छी खासी हाइट है। सो मेरे और इनके बीच में काफ़ी जगह है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ इसमें। ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल इनके अंदर चिपक के बैठना पड़ रहा है। उसके बाद अगर आप डेली यूज़ में ट्रैफिक में होते हो तो एक होता है टर्निंग रेडियस, जो मैंने पहले पार्ट में दिखाया था, आपको करके भी दिखाया था कि टर्निंग रेडियस इज़ गुड। उसके बाद फ्लिकेबल, कितनी आसानी से इसको ऐसे ऐसे करके निकाल लोगे। देखो, इससे कम व्हील बेस वाली जो बाइक होगी वो ज़्यादा अच्छी फ्लिकेबल होगी। मतलब इसमें नथिंग गुड नथिंग बैड, इट्स ओके, मतलब आप कर सकते हो, मतलब नथिंग टू बी, ऊपर नीचे नहीं है कुछ भी, इट्स जस्ट कि इट्स देयर, यू कैन डू इट, ऐसा कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरे को लगती है कि कितनी बार गियर चेंज करना पड़ता है, तो जो गियर रेशियोज़ हैं, तो मैंने जब इसको टेस्ट किया था तो जो फर्स्ट गियर है उसमें आप 0 to 30 चले जाते हो और सेकंड में आप 30 से लेके 70 तक चले जाते हो सेकंड में, और थर्ड में आप ऑलमोस्ट 100 टच कर लेते हो थर्ड गियर में। पर सेकंड गियर में आप 10 की स्पीड से भी, 10-15 की स्पीड से 70 तक खेल सकते हो। तो आपको, अगर आप ट्रैफिक में हो तो आप सेकंड गियर पे ही काफ़ी ऊपर नीचे चल सकते हो, तो आपको उतने गियर बदलने नहीं पड़ेंगे। तो जो सेकंड गियर का बैंड है वो काफ़ी अच्छा है इसमें, और उसका रीज़न भी है कि इसमें लो एंड टॉर्क, जो इसका इंजन का डिज़ाइन है वो आपको लो एंड में काफ़ी अच्छा टॉर्क देता है, मिड पे भी देता है। सो पुलिंग पावर ही बहुत अच्छी है। सो इस वजह से मेरे को लगता है कि ट्रैफिक में इट विल बी फन। सो ये खास तौर से मोटी मोटी वो चीज़ें हो गई जो मेरे को लगा कि डेली यूज़ में फ़र्क पड़ता है, वो मैंने आपको बता दिया। और भी चीज़ें मैं बात करूँगा, वो बाद में बात करूँगा। एंड उसके बाद अगर मैं डेली यूज़ मासेस की बात को कंटिन्यू रखूँ तो अगली जो चीज़ है वो है थिंग्स टू टॉक अबाउट, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी फीचर्स जो होता है ना, मासेस जैसे बाइक्स ले लेते हैं, सब लेते हैं तो उनको होता है अरे तेरी बाइक में ये है, मेरी बाइक में ये है, मेरी बाइक में ये सब चीज़ें भी होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो मेरे को लगी, जैसे कि इसमें ऑटो हेडलाइट्स हैं, जिसका मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट भी डाला था कि अगर आप दिन में आओगे तो लाइट चल जाती है और जब अंधेरे में जाओगे तो लाइट बंद हो जाती है, और DRLs जो डे टाइम रनिंग लाइट्स होती हैं वो ब्राइट हो जाती हैं।
उसके बाद जो इसका TFT स्क्रीन है, द थिन, TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांसमीटर, ऐसी कुछ थिन फिल्म ट्रांसमीटर्स। सो ये LCD से थोड़ा बेटर होता है। जो उसकी TFT है वो भी काफ़ी अच्छी ब्राइट है, उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा और कवर करूंगा। इसमें 2 मोड्स हैं, आप डार्क मोड कर सकते हो या ब्राइट मोड कर सकते हो, और वो भी ऑटोमेटिक भी है कि अगर आप, ये भी मैंने यूट्यूब शॉर्ट बनाया था कि अगर आप अंधेरे में जाते हो तो जैसे गूगल मैप्स नहीं होते ब्राइट होते हैं, जैसे आप टनल में जाते हो रात होती है तो ब्लैक हो जाते हैं और दिन में वो वाइट हो जाता है, तो ऐसे इसमें जो TFT है वो भी चेंज हो जाती है। वो ऑटो में भी मोड में भी रख सकते हो आप, या सिर्फ ब्राइट या सिर्फ डार्क में रख सकते हो। ठीक है, डुअल चैनल ABS है इसमें। और एक और चीज़ जो है इसमें, जैसे जो फीचर है जो आप कह सकते हो कि तेरी बाइक में है, मेरी बाइक में है, कि इसमें एक SOS का बटन है। वो अगर आप बटन दबाओगे, आपका फ़ोन इससे कनेक्ट होगा बाइक से, तो जैसे ही आप वो बटन दबाओगे, बाई चांस आप गिर गए, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो जैसे उस बटन को दबाओगे तो ऑटोमेटिक प्री फीडेड जो आपका मैसेज है या इवन लोकेशन उस पर मैं क्लियर नहीं हूँ, वो ऑटोमेटिकली जो नंबर स्टोर्ड है उसके पास वो चला जाएगा, तो आपके पास हेल्प आ जाएगी। सो ये भी एक बहुत सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा फीचर है जो इसमें है। और फाइनली जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो है ब्रांड। आप बोल सकते हो हार्ले डेविडसन है मेरे पास, भाई हार्ले डेविडसन, ब्रांड ऑलवेज प्लेस, सो दैट इज समथिंग, और उसी की वजह से शायद आप ये वीडियो भी देख रहे हो। सो दोस्तों, अब मासेस की बात हो गई है, अब बात करते हैं एंथुजियास्ट की, ट्रैवलर्स की, वो वांट्स टू टेक दिस बाइक गो डिस्टेंस, जो लंबा ट्रैवल करना चाहते हैं, उधर उधर जाना चाहते हैं, लद्दाख जाना चाहते हैं, मेरे जैसे थोड़े बहुत। सो उनको क्या चीज़ चाहिए और उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं, इस बाइक में वो चीज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। दिस इज़ द थिंग विच इज़ ब्लोन मी अवे। मतलब जो इंजन है ना, मतलब the smoothness, the torquey engine, that 40 almost 40 न्यूटन मीटर टॉर्क 4000 RPM पे, जो लो एंड टॉर्क, जो थंपिंग है, जो फील आती है जब एक्सेलरेशन आप देते हो, ओहो, और अमेजिंग आवाज़ के साथ, मतलब मज़ा ही आ गया था। मतलब जब मैंने वो टेस्ट राइड अपनी स्टार्ट करी थी, जो फर्स्ट थिंग मैंने जब एक्सीलेटर दिया और वो जो पुल हुई है, स्टिल रिमेंबर, वो मेरे पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में है। वो फर्स्ट गियर में जो टॉर्क है, मज़ा आ गया, ऑलरेडी मज़ा आ गया भाई। आज मज़ा आने वाला है इसे चलाने में। मैंने कहा हाँ, मज़ा आ गया। दैट साउंड एंड दैट पुलिंग नेचर ना जो इसका, और रिलैक्स्ड इंजन 100 की स्पीड पे जैसे 6th गियर डलता है, एकदम ऐसा हो जाता है, एकदम बटर। मतलब टॉप स्पीड नहीं मिलेगी आपको इसके सेम सीसी की बाइक्स में। अगर आप चाहो, जैसे कि अगर डोमिनार है, ड्यूक 390 है, 400 सीसी इसकी रेंज में जाओगे तो बहुत है टॉप स्पीड उनकी। वो टॉप स्पीड इसमें नहीं है, क्योंकि ये उस हिसाब से बना ही नहीं है ये इंजन। जैसे इनफील्ड है 500 सीसी की भी आती है, पर वो 150, 160, 170 नहीं जाती है, क्योंकि वो इंजन अलग तरीके से डिज़ाइंड है। यहाँ टॉर्क है, लो एंड टॉर्क है, मिड रेंज में टॉर्क है, या पुलिंग है, या थंपिंग है, क्रूज है, या रेसिंग नहीं है। वाह, ये जो टॉर्क का मज़ा है ना भाई साहब, ये जो लो एंड टॉर्क का मज़ा है, ये कमाल है इस बाइक में। मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ मज़ा है चिल आउट वाला, आवाज़ में निकाल नहीं सकता, वेरी बैड इन इट, पर आई लव द साउंड एंड आई लव द नेचर ऑफ द इंजन। एंड आई नो, तो जनरली जो ट्रैवलर्स और लॉन्ग डिस्टेंस या घूमना जाना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, उनको इतना वो फास्ट, एकदम से फास्ट पेसी बाइक्स इतना वो नहीं होता, जितना उनको एक रिलैक्स्ड इंजन चाहिए होता है, कि जब हम क्रूज़ कर रहे होते हैं तो इंजन एक रिलैक्स शेप पे हो, कि मैं पूरा दिन चल सकूँ इस पर और फील कंफर्टेबल। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस बाइक। पर सबका अपना अपना टेस्ट होता है, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, सबका अपना अपना स्टाइल, अपना अपना टेस्ट है। जो इस इंजन के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। आई लव्ड इट पर्सनली वेरी मच।
तो जब इंजन की बात हो गई है तो दूसरी बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। जब आप दूर डिस्टेंस जाओगे, घूमने जाओगे, तो आपको सस्पेंशन भी चाहिए, बिल्कुल पत्थर की तरह थोड़ा उछलते हुए जाओगे। तो सस्पेंशन भी मैंने देखा, क्योंकि मेरे पास वर्सेस 250 जिसका काफ़ी लोग बोलते हैं कि हार्ड सस्पेंशन है, मुझे उतना हार्ड लगता नहीं है समहाउ। उसके बाद मेरा वर्सेस 650 है जिसका एडजस्टेबल सस्पेंशन है आगे भी और पीछे भी। सो मेरे को ऐसा लगता है जब मैंने इसको चलाया, ख़राब रास्तों में भी लेके गया, थोड़ा सा ऑफ रोड भी गया, क्लाइंबिंग में, डिक्लाइन में, और जब मैं इसको एक ऑफ रोडिंग वाले पैच पे लेके जा रहा था, आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी वो आ चुका होगा। मेन तो मैं यहाँ पे इसके सस्पेंशन देखने के लिए लाया हूँ कि जब आप ख़राब रास्तों पे जाओगे और इसकी हैंडलिंग काफ़ी लूज और बड़े पत्थर थे, और जब मैं खड़ा होकर उतर रहा था और चढ़ा भी, कहीं भी इसका सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं हुआ, कि मतलब पूरा ठक ठक कहीं नहीं लगा। जो मुझे लग रहा था कि शायद आगे वाला शायद बॉटम आउट करेगा, पर नहीं करा। दैट वाज लाइक अ गुड थिंग। उसके बाद जब मैं हाईवे में भी चला रहा था, छोटे मोटे पॉट होल्स आ रहे थे, जो सस्पेंशन था मेरे को लगा कि बहुत ही बढ़िया है। आप लोग बोलोगे वैसे बार बार कि सर आप तारीफ़ ज़्यादा ही नहीं कर रहे, पर मैं सच बता रहा हूँ। इस बारे में मैं एंड ऑफ द टॉपिक वीडियो बात करूँगा, पर जो मेरे को लगा मैं वही फील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। मेरे को सस्पेंशन बढ़िया लगा, मतलब कि ना ज़्यादा स्मूथ था कि बाइक ज़्यादा ही ऐसे से हो रही है, ना बिल्कुल हार्ड था कि ठक ठक ठक, मतलब जो एकदम वैसे वाले गड्ढे नहीं। एक तो होते हैं गड्ढे थोड़े ऐसे होते हैं, एक गड्ढे होते हैं कि आप ऐसे जा रहे हो और हल्का सा ये ऊपर उठा हुआ है, तो जैसे ही आते हो इस पर लगता है टायर ठक। तो एक दो जगह ऐसे भी थी। वहाँ पे क्या है कि उस जगह पे वी स्टॉर्म का जो सस्पेंशन है वो हल्का सा हार्ड कह सकते हो, कि वहाँ पे वो हल्का सा मेरे को ज़्यादा फील होता है, इस पर वहाँ पे भी वो फील नहीं हो रहा था मेरे को। सो हार्ड एंड सॉफ्ट का जो उसका सस्पेंशन का जो रखा है जिस तरीके से, वो मेरे को लगता है कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मतलब आई लाइक इट। अगेन वन मोर थिंग और जब इंजन की बात कर ली है, सस्पेंशन की बात कर लेती है, तो काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि वाइब्रेशंस। देखो वाइब्रेशंस मेरे को 120 तक भी मैं इसमें गया 6th गियर पे, मेरे को उस टाइम पे भी वाइब्रेशंस कहीं ऐसी लगी नहीं। सेकेंड गियर जब मैं पूरा पुल कर रहा था टॉप तक, जब आरपीएम बिल्कुल लिमिट पे पहुंच जाते हैं, जब आपको गियर बदलना होता है, वहाँ पे वाइब्रेशंस थे। और ऐसी थर्ड गियर के बिल्कुल पीक पे, जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हो ना, आरपीएम को बढ़ाते 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 ना, तो वो जो पीक वाला पार्ट है वहाँ पे वाइब्रेशंस थे, जो जनरली वैसे कॉमनली हर बाइक में होता है जब आप पीक आउट कर रहे होते हो और नेक्स्ट गियर पे जा रहे होते हो। अदरवाइज अगर आप 100, 110, 115, 90, 80 इस पे क्रूज़ कर रहे हो, कहीं कुछ वाइब्रेशंस नहीं है, कैसी भी वाइब्रेशंस नहीं है। और जब सब ये बात हो ही गई है तो ब्रेकिंग की भी बात कर लेते हैं। बाइक रोकनी भी तो है 400 सीसी की। वंस अगेन जिसमें ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं, डुअल चैनल एबीएस है, ब्रेक्स एकदम परफेक्टली काम करते हैं, अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें ज़्यादा लंबा कोई बात करके कोई फ़ायदा है नहीं, बढ़िया काम कर रहे थे दोनों ब्रेक्स, बिल्कुल भी स्पॉन्जी वाली फीलिंग नहीं लगी मेरे को। और एक और चीज़, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ख़राब रास्तों पे जाना पड़ जाता है या पॉट होल्स होते हैं। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का है, विच इज़ इक्वल टू जो मैंने पढ़ा इनफील्ड क्लासिक 350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, उतना ही 170 का। इनफैक्ट जो डोमिनार है उसका 157 mm है जो ग्राउंड क्लियरेंस है। सो ऑन दैट नो, मतलब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत हाई भी नहीं है और ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लो भी नहीं है, ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। उसके बाद एक चीज़ जो मैं पहले बात कर रहा था वो बात कर लेते हैं, TFT जो इसका स्क्रीन है आपका, उसमें क्या है कि एक तो काफ़ी अच्छा, मतलब विजुअली जब मैं उसको चला रहा था तो मेरे को क्लियरली दिख रहा था। कुछ लोगों के कमेंट आए थे पहले पार्ट में कि सर सनलाइट में वो TFT कितना विजिबल है। मेरे को विजिबिलिटी का कोई इशू लगा नहीं, शायद आपके स्क्रीन पे वीडियो आ भी गया होगा दिन में, तो मैं आसानी से उसको देख पा रहा था। मतलब एक्चुअली मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई कि मेरे को ऐसा लगा, वरना कभी कभी होता है कि एकदम से लग जाता है कि आपको दिख नहीं रहा होता है, तो मेरे को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। प्लस इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका जो हैंडल बार है, वहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ बटन है, वहाँ से आप काफ़ी कुछ इसमें इंफॉर्मेशंस देख सकते हो। फटाफट मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या है। एक तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, उसकी पूरी ऐप है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, नेविगेशन भी है, वो सब आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें है 2 ट्रिप मीटर हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी। उसके बाद इसमें आपका रियल टाइम शायद माइलेज भी आता है। उसके बाद डिस्टेंस टू एम्प्टी भी है, बैटरी की कंडीशन भी आ जाती है, उसकी वोल्टेज इसमें
दिखा देते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें अपनी राइडर अपने बारे में इंफॉर्मेशन इसमें सेव कर सकते हो आप। उसके बाद इसमें जो इसका अपीयरेंस है डे नाइट का, जो मैंने आपको पहले बताया, जो इसकी एलसीडी है वो ब्राइट या डार्क वो भी आप सेट कर सकते हो। इसमें क्लॉक है, मतलब टाइम है, और कितने किलोमीटर में आपकी सर्विस जो इंटरवल है वो कितना ड्यू है वो भी इसमें दिखाती है, और डिस्टेंस टू एम्प्टी भी है इसमें। सो काफ़ी फीचर्स हैं इसमें जो आप इजीली अपने लेफ्ट हैंड जो आपका हैंडल बार है वहाँ पे नॉब से आप कंट्रोल कर सकते हो, सब देख सकते हो। सो वहाँ पे भी मेरे को अच्छा लगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब TFT बड़ी हो सकती थी, गोल हो सकती थी, लंबी हो सकती थी, ये कलर हो सकता था, वो सब पर्सन टू पर्सन है। अगर मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो काफ़ी हद तक सारी इन्फॉर्मेशन TFT में है। उसके बाद एंड में बात कर लेते हैं एक मोटा मोटा फिट एंड फिनिश और लुक्स के बारे में। देखो लुक्स मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरे को कैसे लगी, बाकी सबका आपके ऊपर है। किसी को ख़राब लगे, किसी को बेकार लगे, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। लुक्स तो ऐसी चीज़ है। तो मेरे को लुक्स में सही बताऊँ, अगर काफ़ी चीज़ें इस बाइक में अच्छी लगी। मतलब मेरे को इनफैक्ट वहाँ पे जब मैं गया था तो इसकी 1000cc वाली जो हार्ले डेविडसन थी वो भी खड़ी थी और ये भी खड़ी थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने देखी कि जो उसी से इस बाइक में आई है। जो डिज़ाइन, द लुक, जो उसकी चेसिस है, चेसिस का एंगल, तो काफ़ी कुछ हार्ले वाला DNA इस बाइक में मेरे को दिख रहा था। प्लस मेरे को बहुत अच्छी लगी, ख़ासतौर से जो ब्लैक वाली जो बैजिंग जो मैंने चलाई वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और कुछ जैसे सीट का जो पीछे वाला पार्ट है 20% जो 10% है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि वुड बी बेटर। अब ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ और डिज़ाइन होता, ये होता, पर ओवरऑल मेरे को अच्छी लगी। पर जो चीज़ मेरे को डिज़ाइन लगे वो चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं बाइक नहीं लूँगा, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ। पर ओवरऑल मतलब मेरे को जैसे पेच होते हैं, कहाँ पे कौन सी नॉब लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, वो सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो सब ऐसा नहीं था कि सब बिखरी हुई है। जैसे मेरे को किसी ने पहले बोला था, किसी ने कमेंट में, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मेरे फिट एंड फिनिश से क्वाइट हैप्पी एंड या उसके बाद फाइनली वो बात कर लेते हैं आई थिंक जिसमें बहुत से लोग ये पूरा वीडियो देख लेंगे, सर नेगेटिव्स कब बात करोगे वो तो बता दो। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़े नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। तो देखो एक जगह पेंट जॉब में इशू था जहाँ मेरे को लग रहा था कि जो पेंट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इनफैक्ट मेरे साथ जो और भी थे उन्होंने भी ने पॉइंट आउट करा था कि पेंट की क्वालिटी वहाँ पे अच्छी नहीं है। तो हमें उसी टाइम वो पता चल गया था कि दे ऑलरेडी नोटिस्ड इट एंड दिस विल बी इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ कि वो पेंट जॉब वहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा, वो अच्छा होकर ही मिलेगा। उसके बाद एक और चीज़ थी जहाँ पे वो नॉब थी, जो स्पार्क प्लग की नॉब है, वो रेड कलर की लगी हुई थी। वो भी वो कह रहे थे कि दिस विल बी चेंज्ड एंड इट्स विल नॉट बी रेड। एंड क्योंकि इसकी डिलीवरीज अक्टूबर से आ रही थी तो स्टिल जो हमें बाइक्स मिली थी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होके विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। इट्स लाइक ऑलमोस्ट फाइनल, इज जस्ट एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वहाँ से उठा के वहाँ लग गई, वो वाली टाइप से चीज़ें थी। साइलेंसर, कुछ लोगों ने आई थिंक कमेंट करा कि साइलेंसर बड़ा अजीब सा है। अगर आप रियल में देखोगे, चलो ये बात करते हैं, ये बाइक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको बताने की, ये बाइक ना फोटोज़ में, वीडियोज़ में बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होती है। जब आप इस बाइक के बराबर में खड़े होगे ना, जब आप इस बाइक पे बैठोगे, यू विल गेट द ट्रू एसेंस ऑफ दिस बाइक। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप मेरी आंख बंद करके मान लेना कि अगर आप ये बाइक फ़ोटोज़ पे, वीडियोज़ पे तनी चाह के वहाँ पे देखना, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा। शायद आपको वो साइलेंसर भी लगे, यार साइलेंसर सही लग रहा है, मोटा सा साइलेंसर आ रहा है साइड से, और हीट। देयर इज़ वन मोर थिंग जो मैं आपको बात करना चाहता था, जो भूल गया कि हीट। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर गर्मी आपके पैरों में, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका जो हीट जिस तरह से डिस्पैच होती है इंजन से, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है। इसमें जो साइलेंसर है वो आपके राइट साइड से नहीं आता है, जो आपके पैर के पास से, वो उन्होंने रीडिज़ाइन करके इंजन के नीचे से लेकर आए हैं और आपके पैरों को बाईपास करके पीछे की तरफ लेकर गए हैं। सो वो भी इन्होंने सोचा है। उसके अलावा एक्चुअल में हीट लगी नहीं। मेरे से पूछा भी था वहाँ पे जब हम राइड करके आए कि आपको पैरों में गर्मी लगी। मैंने कहा यार मैंने सोचा ही नहीं ये चीज़ कि पैरों में गर्मी लगी नहीं लगी। सही बोल रहे हो आप, पर मेरे को कुछ लगा ही नहीं, और गर्मी थी, खूब ह्यूमिड था, मेरे को एक्चुअल में बिल्कुल फील नहीं हुई गर्मी पैरों में। सो नेगेटिव्स की बात करूँ तो एज सच मेरे को, सही ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को कोई नेगेटिव लगा नहीं, क्योंकि मैं इस बाइक की जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। अब मैं बोलूँगी यार इसकी टॉप स्पीड नहीं है, यार डोमिनार तो इतनी चली जाती है, ड्यूक 390 इतनी चली जाती है, ये तो बेकार बाइक है, क्या इंजन बनाया है, ये कुछ भी नहीं जाते, यू नो। उसके बाद मतलब कुछ भी, मतलब कहने को कुछ ही बोल सकते हैं यार। मतलब जिसको कोई बाइक पसंद है वो उस चीज़ की सोच के कहेगा कि उस बाइक में तो है, इस बाइक में क्यों नहीं है। अरे डिफरेंट है, यू नो। तो स्टार्टिंग में मैं बोला था ओपन माइंड से। सो एनीवे यही मैंने आपको बताना चाहता था कि ऐसा मेरे को कोई नेगेटिव लगा नहीं इस बाइक को। पर मैं शायद ज़्यादा मैच्योर्ड हूँ कुछ चीज़ों को लेके, और या फिर
आई डोंट नो, बट आई एम हैप्पी वट एवर आई एम। और मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, आई होप उससे आपको कुछ हेल्प हुआ। बाकी दोस्तों मैं यही बोलूँगा, हार्ले ले लो, ट्रायम्फ ले लो, गाड़ी ले लो, एरोप्लेन ले लो, जो मन में आए वो ले लो, पर मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए मत लो। जाओ, चलाओ, समझो बाइक को और अपनी नीड्स को, उसके बाद उठा लो। किसी को इस बाइक से जाना है लद्दाख, किसी को इस बाइक से जाना है ऑफिस, किसी को बाइक से जाना है कॉलेज, तो किसी को बाइक से जाना है मार्केट, और शायद बहुत से लोगों को कहीं नहीं जाना, सिर्फ यारा द टशन। एक ही बाइक है और ज़रूरतें अलग अलग। किसी को अच्छी सीट चाहिए तो किसी को अच्छा इंजन, और बहुत सौ को सब कुछ चाहिए पर बहुत कुछ सस्ते में। तो शायद ये बाइक आपको बहुत कुछ दे दे, और अगर नहीं तो ऑप्शन और भी हैं। बाकी दोस्तों, बाइकें सारी अच्छी हैं, पर हर बाइक आपके लिए नहीं है। सही चुने, पर उसके लिए आपको एक खुले दिमाग की ज़रूरत है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए, और आई होप कि आपको X440 का रिव्यू मेरा पसंद आया हो। और बाकी बात करूं कि ये पेड प्रमोशन है या पेड रिव्यू है, ओनली थिंग आई गॉट पेड इज़ दिस टी शर्ट। ये एक टी शर्ट मेरे को मिली है, दैट्स इट। और उसके अलावा मेरे को खुली छूट थी, जो आपको सही लगे, जैसा आप फील करो वैसा आप बनाओ, ठीक है। और हाँ, एक फ्री ब्रेकफास्ट भी मिला था मेरे को। सो दैट्स इट, लव यू ऑल।